नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शिवानी जी की कहानी गांधारी। शिवानी जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारे ब्लॉग से और प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी गांधारी। लेखिका शिवानी। दोनों सखियां आमने सामने बैठी थी। रमा माथुर छरहरे शरीर की लंबी लावण्यमय युवती लगती थी। निकट से देखने पर ही देखने वाला अपनी भूल पकड़ पाता था। यौवन उससे बहुत पहले विदा ले चुका था, किंतु उसके चेहरे पर अभी भी पूर्व लावण्य के ऐसे हस्ताक्षर थे जिन्हें कालचक्र भी कठिनता से मिटा सकता है। उसकी आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा था। चेहरे की झुर्रियों ने विदेशी बहुमूल्य प्रसाधनों से पराजित हो अपने हथियार डाल दिए थे। कटे बालों की वही लोकप्रिय आधुनिक सज्जा थी जिससे मंडित भारतीय अभिशप्त विधवाओं का दल आज से 10 वर्ष पूर्व भारत के किसी भी तीर्थस्थल या संगम पर देखा जा सकता था। काले केशों का आवश्यकता से अधिक काला रंग प्रायः रमा के साथ की अध्यापिकाओं को संशय में डाल देता था। क्या यह विधाता का औदार्य था या स्वयं रमा के हाथ की सफाई? जो भी था, अपनी उम्र को रमा ने कसकर मुट्ठी में दबा लिया था। भले ही यौवन उसे छोड़ दे, वह यौवन को छोड़ने के पक्ष में नहीं थी। शरीर के गठन में अभी भी युवती का लास्य था, कटाक्षों में ऐसी कलई का मुलम्मा जो चतुर से चतुर पुरुष को भी चरणों का दास बना सकती थी। उसकी 20 वर्ष की लंबी नौकरी ही आज उसकी सबसे बड़ी शत्रु बन गई थी। चाहने पर भी वह अपनी उम्र को अब अधिक नहीं घटा सकती थी। आखिर वह MALT थी। यौवन का एक सुनहरा प्रभात तो लंबी लंबी डिग्रियों से विभूषित होने में ही बीत गया होगा। फिर विवाह का प्रकरण, जो उसके दुर्भाग्य से अधूरा ही रह गया था। पहले उसके पिता को उसके योग्य पात्र ही नहीं जुटे। कोई स्वयं छोटे कद का छोटा था तो किसी की नौकरी का कद छोटा था और किसी का सम्मिलित परिवार आवश्यकता से अधिक बड़ा था। रमा के पिता सेशन जज थे। अदालतों की दूषित हवा उनके फेफड़ों में इस बुरी तरह घुसी हुई थी कि प्रत्येक भावी जमाता उन्हें कटघरे में खड़ा अभियुक्त ही लगता। कई सुयोग्य पात्रों को उन्होंने अपनी ही मूर्खता से गंवा दिया। पीता तो नहीं है, सिनेमा देखता है, क्या कहा नाटकों में भाग लेता है, कविता भी लिखता है, आदि आदि निरर्थक प्रश्न पूछकर वह सबको सहमा देते। फिर ईश्वर कृपा से भारत में कन्यादाय ग्रस्त पिताओं की एक लंबी कतार विवाह मार्केट में सर्वदा उपलब्ध रहती है, जहां जज साहब का एक पात्र को छोड़ते दूसरा लपक कर उसे अच्छी भली पतंग की डोर को थाम अपनी ओर खींच लेता। धीरे धीरे समय बीतता गया। जज साहब की सहसा हृदय गति बंद हो जाने से मृत्यु हो गई और बेचारी रमा अनब्याही रह गई। रमा ने नौकरी कर ली। विलंबित कौमार्य के कृष्ण मेघ ने उसके सुकुमार चेहरे को पूर्णतया तक घेर लिया था, किंतु उसने अपने बचे कुचे सौंदर्य मूलधन को जन्मजात कृष्ण की भांति ही सेध कर रखा था। वह विदेश से सैकड़ों रुपया खर्च कर भांति भांति के सौंदर्य प्रसाधन लेप प्रलेप मंगाती रहती थी। उसके पिता बहुत रुपया छोड़ गए थे और कोई था नहीं, करती भी क्या। एक आध दूर के रिश्ते की बुआ और ताइयों ने उसके साथ काशीवास कर मृत्यु समय तारक मंत्र श्रवण करने की इच्छा भी प्रकट कर दी थी, किंतु रमा ने अपनी छलबल के झाड़ से उन स्वार्थी आत्मीय स्वजनों को झाड़ झुड़कर झटक दिया। वह अकेली ही भली थी, फिर अब अकेली भी तो नहीं थी। पिछले 3 वर्षों से उसकी सहपाठिनी रीना राणा का स्थानांतरण भी उसी के विद्यालय में हो गया था। ना जाने किस अंधेरी सी गली में एक बंगाली परिवार के साथ पेइंग गेस्ट बन बेचारी रहती थी। खींच खाच कर उमा उसे अपने बंगले में ले आई थी। बंगला भी तो उसका लाखों में एक था। तब से दोनों सखियां एक साथ ही रहने लगी थी। सह अध्यापिकाओं ने ईर्ष्यावश रीना राणा को व्यंग्यवाणों से बींध भी दिया था, किंतु वह हंसमुख युवती तो जैसे चिकना घड़ा थी। इधर उसका झुकाव संत समागम की ओर निरंतर बढ़ता जा रहा था। सोने के लॉकेट के बीच वह अपने स्थूल काय गुरुजी की फोटो लगाए रखती थी, जिन्होंने उसे गुरु मंत्र दिया था और हाथ में पहनती थी ओम लिखी मीनाकारी की एक भद्दी सी अंगूठी। कभी कभी वह भारत के
तीर्थ दर्शन की लंबी यात्रा पर भी अपनी गुरु बहनों के साथ निकल जाती और उसकी सखी रमा बुरी तरह चिड़चिड़ाने लगती। यह सब तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन है रीना, क्या ढोंग करती हो यह? सच बताना, क्या तुम्हें यह सब अच्छा लगता है? ठीक ही तो कह रही थी रमा। उसे सचमुच ही कभी अपनी सजी संवरी नियम आदेशों से बंधी जिंदगी डंक मारने लगती। समय से उठना, नहाना धोना, गिनकर 108 बार मंत्र जाप, फिर कलप में सदी साड़ी पहन विद्यालय जाना, वहां कुंठाग्रस्त परिवेश के पोखरे में दिन भर डुबकियां लगाना और संध्या को अपने और अपनी सखी के सजे बंगले में लौटकर लड़कियों की कॉपियां जांचना। कैसा नीरस जीवन था उसका और रमा का। प्रत्येक वस्तु नियत स्थान पर सजी, ना कहीं धूल ना धब्बा। कैसा क्रूर फौजी अनुशासन है, वह मनी मन सोचती। क्यों कोई बच्चों की चंचल टोली आकर उनकी बैठक की रंगीन सज्जा को अपनी धमा चौकड़ी के झंझावत से झकझोर नहीं देती? क्यों कोई गृहस्थी स्त्रियों की मंडली उन्हें घेर कर गृहस्थी की रंगीन कथानकों का जाल नहीं बिखेर देती? इधर उधर की बातें, किस बहू को अपने से दुर्व्यवहार किया, किस सास ने अपनी बहू को अपने पुत्र का शत्रु बना दिया। हाय हाय, कैसी प्यारी प्यारी बातें किया करती थी उसकी माँ और भाभियाँ, चाची ताइयाँ। हाथ हिला हिला, नथ के जुगनू झमका, आंखें चमका, पुतलियां फिरका। घंटों व मोहल्ले टोले की स्त्रियां हंसती हंसाती, लड़ती झगड़ती, रोती रुलाती, वही कार्यक्रम नित्य समय असमय दोहराती रहती, जिन्हें संसार भर की स्त्रियां प्रायः एक ही ढर्रे से युग युगांतर से दोहराती आई हैं। किंतु क्या हो गया था उन दोनों सखियों को? ना वे लड़ती थीं, ना हंसती थी। एक साथ बैठे बैठे कभी घंटों बीत जाते, खाने बैठती तो चुपकर उठ जाती। सिनेमा देखने का प्रस्ताव तो दूर, कभी बाहर टहलने का प्रसंग भी भूल से नहीं छेड़ा जाता। स्त्री सुलभ कौतूहल, हास परिहास, नोक झोंक, सब दियों की ज्योति बुझ गई थी। जल रही थी केवल एक पुष्प घृत ज्योति, ईर्ष्या और द्वेष की। 20 वर्ष की मैत्री की नाड़ी सहसा ल्यूकेमिया के मरणासन रोगी की नाड़ी की भांति चेतना खो रही थी। मृत्यु आसन्न थी। दोनों कभी लुक छिपकर एक दूसरे को कनखियों से देखती और पकड़े जाने पर ऐसे सहम कर आंखें फेर लेती जैसे कोई पाप कर रही हो। शत्रुता का घातक कीटाणु घुसा था एक सामान्य से छिद्र से। एक दिन उठते ही दोनों ने देखा, सामने खड़ी सेठ रामरतन की ऊंची हवेली की खिड़की खुली है। वर्षों से बंद वह हवेली क्या सचमुच आबाद हो गई थी? उन दोनों के कौतूहल का अंत नहीं था। पता नहीं कौन था, गृहस्थ या उन्हीं की बिरादरी का कोई वैरागी। लेकिन यह स्थिति अधिक समय नहीं चली। पहले दिन ही टेलीफोन मांगने के बहाने नए किराएदार ने आकर स्वयं अपना परिचय दे दिया। वह जयपुर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक था। विदेश से लौटने के पश्चात भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों को अपने चंचल चरणों की पावन धूलि से पवित्र करता हुआ वह कुछ दिनों से जयपुर में था। यहाँ विश्वविद्यालय की मौखिक परीक्षा लेने आया हूँ। गृहस्थी मेरी है नहीं, स्वच्छंद पक्षी की उड़ान है। मिस माथुर, क्षमा कीजिएगा, आपका नाम मैंने नेम प्लेट पर पढ़ लिया था। वह निर्लज्जता से हंसा तो रमा के जी में आया उसकी बत्ती सी भीतर कर दी। पुरुष उसे स्वभाव से ही प्रिय थे, किंतु उस करदय व्यक्ति की कैंची सी चलती जीवा उसे नहीं रुची। यदि बिना बोले केवल टेलीफोन कर क्षमा मांग वह दबे पांव चला जाता, तब वह उसे सिर आंखों पर बिठाती, पर वह तो बिन बुलाए ही मेहमान बना घुस आया। इसी से रमा बिदक गई। देखा रीना, गोबर लगे जूतों को मुआ पहुंच लेता तो क्या बिगड़ जाता? मिर्जापुरी कारपेट का तो सत्यानाश कर गया, वह बड़बड़ाई। पर रीना बड़ी प्रसन्न थी। उसे उस मोटे मोटे होंठ वाले काले नाटे व्यक्ति की केवल यही बात पसंद आई थी। कैसी बेतकल्लुफी से वह अपने गोबर सने खुरों की छाप छोड़ गया था, जैसे मस्ती में झूमता अरना भैंसा हरी भरी फसल चरमराता किसी खेत के बीच से गुजर गया हो। दूसरे दिन से मस्त भैंसे ने उसकी सुरुचि संपन्ना सखी को और भी भड़काना शुरू कर दिया। कभी वह बरामदे में ही केवल एक तौलिए की लुंगी लगाए हठयोगी साधु की भांति प्राणायाम खींच घंटों पद्मासन लगाए बैठा रहता। खिलवाड़ में रमा को रीना छेड़ भी देती। हाय, बेचारा योग की पुस्तकें पढ़ रहा है, अवश्य ही कोई योग भ्रष्ट साधक है। रमा, झाड़ू मारूं इस ढोंगी साधक की खलवट खोपड़ी पर। रुक, मैं अपनी दूरबीन ले आती हूँ, देखूँ क्या पढ़ रहा है।
वह भागती हुई दूरबीन ले आती और फिर देखते ही अपनी सखी को भीतर खींच हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। कहा था ना मैंने, पतंजलि के योग दर्शन के नीचे फिल्मी पत्रिका छिपा हजरत आंखों आंखों में सायरा बानो को पी रहे हैं। ये अधेड़ कुंवारे तो मुँह रंडुओं से भी गए बीते होते हैं रीना, खबरदार, गज भर की दूरी बरतनी होगी इससे। और गज भर की दूरी बरतने की नौबत ही नहीं आई। योग दर्शन के अत्यधिक सेवन से बेचारे प्राध्यापक को स्वयं ही अपच हो गया। एक दिन दोनों सखियां उठी तो सेठ जी की हवेली के द्वार पर फिर वही पुराना जंग लगा ताला लटक रहा था। काश वह ताला लटका ही रहता, पर उसे तो अब दोनों सखियों के 20 वर्ष पुरानी मैत्री के द्वार पर लटकना था। लिहाजा वह फिर खुल गया। बरामदे में फिर कुर्सी डल गई। रीना, रीना भाग कर आ, लगता है साधक जी फिर आ गए, देखती नहीं उसकी कुर्सी है। रमा बच्ची सी किलक उठी। सहसा दोनों की बोलती एक साथ बंद हो गई। एक सौम्य आकृति का लंबा चौड़ा युवक उनकी ओर पीट कर बैठ गया और अपने नाखून काटने लगा। रीना ने अपने गुरुदेव की फोटो का लॉकेट दांतों में दबा लिया। उत्तेजित होने पर वह प्रायः ऐसा ही करती थी। रमा सखी का कंधा पकड़कर झुक गई। हाय, कितना हैंडसम है, कैसे लहरदार चिकने बाल हैं, ठुड्डी में डिंपल देखा। सचमुच ही उस सुदर्शन युवक का गौर वर्ण किसी विदेशी आयरिश की सी लालिमा से रंजित था। वह एक के बाद एक सिगरेट फूंकता बिना उन दोनों सखियों की ओर देखे धूप का प्रचुर सेवन कर रहा था। शायद वह नारी हृदय का मंजा जौहरी था और यह भली भांति जानता था कि एक बार भी मुड़कर देख लेने पर वह अपना समस्त आकर्षण गंवा बैठेगा। नारी को पुरुष की उदासीनता ही तो अधिक बांधती है। फिर तो दोनों सखियां लुक छिपकर उसे ही देखने लगी। 3 ही दिन में दोनों प्रौढ़ा सखियों की आयु के 10-10 वर्ष स्वयं उनकी काल्पनिक गणना ने घटकर पुराना योगफल मिटा दिया। जीवन की काली स्लेट पर फिर यौवन के जादुई अंक लिखे जाने लगे। पहले दोनों बिना एक दूसरे की राय लिए कपड़ा भी नहीं पहनती थी। अब चुपके चुपके दोनों नई नई शोलापुरी साड़ियाँ खरीद लाईं। एक ने जूड़ा खुलकर 2 चुटियाँ लटका ली और दूसरी ने ओम लिखी अंगूठी उतार दी। एक ने चोटी में गुलाब लगा आंखों ही आंखों में पैतरा बदल लिया तो दूसरी ने अकारण ही बरामदे के सारे काल्पनिक मकड़ी के जाले झाड़कर रख दिए। एक आध बार शायद जानबूझकर ही 2-3 निर्दोष गमले भी गिराए गए। फिर अचानक दोनों सखियों से नहीं रहा गया। एक ही नदी की बिछुड़ी बट गई 2 धाराओं की भांति दोनों फिर मिलकर एक हो गई। और क्यों ना मिलजुल कर ही मोर्चा बांधा जाए। हाय रीना, तूने तो बेकारी गमला तोड़ दिया। रमा ने हंसकर कहा। हट, मैंने कहाँ तोड़ा, कह रीना ने षोडशी कुमारी की भांति हंसी की फुलझड़ी छड़ी। कर क्या रहा है ये उजबक, रमा सखी के कान के पास मुँह ले जाकर फुसफुसाई। राम जाने, जा अपनी दूरबीन तो ले आ। 3 गमले फोड़कर भी रीना हथियार डालने को तैयार नहीं थी। देख रीना, क्या बढ़िया स्वेटर पहने हैं, क्या पता बीवी ने बुना हो। रीना ने हंसकर कहा। मनी मन उसे इस 3 दिन के सामान्य से परिचित सुदर्शन युवक के प्रति अपनी सखी का आकर्षित होना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। यह भी ठीक था कि वह स्वयं बेबस सी उसी आकर्षण की डोर से खींची चली जा रही थी। बीबी, रमा ने अविश्वास की हाथ की दूरबीन मेज पर पटक दी। हाँ री हाँ, तू क्या सोचती है वह अभी तक उस मूर्ख योगी की भांति हमारे लिए कुंवारा बैठा होगा? कम से कम 30 का तो होगा ही। गौर से देखती क्यों नहीं, धूप का चश्मा लगाए हैं, नहीं तो मैं पुरुष की आंखें देख चट उनकी उम्र पकड़ लेती हूँ। पर क्या गजब की पर्सनालिटी है रमा, देखकर भूख भागती है। अवश्य ही यह पुलिस का या फौज में होगा। हमारे विभाग में तो ईश्वर ने छांट छांट कर कामदेव बिठाए हैं। रीना ने अपने निर्णय की मौखिक समर्थन के लिए सहेली को उकसाया। रमा के दिल में रीना के द्वेष की छुरी खप से बहुत भीतर तक धंस गई। हाय हाय, वह तो मनी मन अपना स्वयंवर रचा इस अदृश्य मूर्ति के गले में माला डाल संयुक्ता बनी उसके काल्पनिक अश्व पर आरूढ़ा हवा में सरपट उड़ी जा रही थी कि रीना ने अचानक लगाम खींचकर भूमि पर लुढ़का दिया। चल रमा, भीतर चले, हम दोनों अपने इस बरामदे के नीचे भी कूदेंगी तो शायद ये हजरत टस से मस नहीं होंगे। नहीं रीना, आज तो चाय भी यहीं पी लें, देखे कब तक नहीं देखता। रमा ने आंचल कमर में खोस ताली बजा विदेशी मौके से आरोह अवरोह युक्त स्वर में नौकर को पुकारा। मंगू, मंगू। और फिर प्रखरा मुखरा सखी द्वय ने आवश्यकता से कुछ अधिक ऊंचे स्वर में चाय के साथ खाने का सामान भी आदेश दिया।
देखो मंगू, 4 फ्राई, प्रोरीज, टोस्ट और मक्खन की दबट्टियाँ। बेबी लोग यहीं चाय पियेंगी? मंगू ने मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछा तो 40 वर्ष की दोनों बेबियां झल्ला उठी। अरे हाँ रे, कह तो दिया। फिर चाय आई, रंगीन प्याले खनके, अंडे की मन भावनी पिलौंदी, सुनहरे टोस्ट की मक्खन लगी तह पर बड़े अंदाज से बिछा, रंगीन नाखूनों से थामे गए कांटों द्वारा रंजित अधरों तक पहुंचाई गई। कई बार चमचे गिरी, फिर काटे। अपनी धूर्त चाल और सूझबूझ पर दोनों खिलखिलाकर हंसी, पर 5 गज की दूरी पर बैठा अपने व्यक्तित्व की एक ही गोली से एक साथ 2 चिड़ियां गिराने वाला वह अद्भुत निशानेबाज कानों में शायद रुई के पूरे 2 बंडल खोसे बैठा था। अचानक वह हिला। दोनों सखियों की हृदय गति एक साथ बंद होने लगी। अब देखेगा शायद, ना चाहने पर भी रीना के मुंह से निकल गया। वह गुरुदेव सहित पूरा लॉकेट सुपारी की भांति कुतर रही थी। कभी नहीं रमा ने पसीना पोंछकर कहा। अगर देख लिया तो? रीना ने पूछा। तो जा, तुझे ही दे दूंगी तेरा, समझी नहीं तो मेरा नहीं। रंजू, रंजू, उसने पुकारा तो दोनों कांप गई। पूरे मकान की छत गुंजाता स्वर गूंजा। रंजू और रंजना। रमा ने कसकर रीना का हाथ पकड़ लिया। मासल कंठ की जैसी गुरु गंभीर गर्जना थी। उसने एक बार फिर अपने कंठ के नगाड़े पर स्वर का हथौड़ा पीटा और एक ताड़ सी लंबी सांवली युवती गोद में एक गोल मटोल बच्चा लेकर आई। लो, थामो इस दुष्ट को, मैं सूटकेस बंद कर लूं। ले जा पापा के पास। उसने बड़े लाड़ से बच्चे को चूमा और उस व्यक्ति की गोद में डाल दिया। फिर वह एक सूटकेस खींचकर वहीं ले आई। कपड़ों से अटे मुंह बाए सूटकेस पर बड़ी निर्ममता से उखड़ू होकर बैठ गई और अपने भार से सूटकेस का खुला मुंह बंद कर उसने ताला ठोक दिया। आप इसे ले रहिए, मैं सामान उतार दूं, रिक्शा आ गया है। 3 बज गए हैं, 3:30 बजे तो हमारी गाड़ी ही छूटती है। वह सूटकेस लटकाकर चली गई। चंचल बालक रबर की चूसनी चूस रहा था कि अचानक पिता का चश्मा देख उसने किलक कर खींचने को हाथ बढ़ाया तो चूसनी नीचे गिर गई। वह चीख चीख कर रोने लगा। अब दोनों सखियां जैसे किसी मनोरंजक चलचित्र का सबसे सनसनीखेज दृश्य देख रही थी। दोनों की विलुप्त वाणी एक साथ लौट आई। कितनी बदसूरत पत्नी है, पर कितना सुंदर बालक। रीना ने एक लंबी सांस खींचकर कहा। अपने बाप पर गया है एकदम, कितना रो रहा है। पैरों के पास ही तो चुसनी पड़ी है, क्या टटोल रहा है उसका पापा। इतने ही में बच्चे का रोना सुन माँ आ गई। अरे क्या हो गया, अरे ले, कह उसने चुसनी आंचल से रगड़कर बच्चे के मुंह में लगा दी और पति की बाह थाम कर बोली, चलिए आपको रिक्शा में बिठा दो, अभी घर भी तो बंद करना है। हाय राम, यह तो अंधा है। रमा रीना का हाथ छोड़ कुर्सी पर बैठ गई। वह युवती पति को रिक्शा पर बिठाकर बरामदे का द्वार बंद करने आई तो सहसा उसकी आंखें सामने खड़ी दोनों सखियों से चार हो गई। नमस्कार, उसने हंसकर कहा। देखिए ना कैसी ऐसी हड़बड़ी में रहे कि आपसे मिल भी नहीं पाए। सिन्हा मामा जी तो आप दोनों की इतनी प्रशंसा करते थे, पिछली बार जयपुर से आए थे ना। डॉक्टर सिन्हा आपके मामा हैं क्या? रीना ने पूछा। जी नहीं, मेरे पति के मामा हैं। उन्होंने यह हवेली अभी अभी खरीदी है। मैं अपनी ननद के लड़के के मुंडन पर आई थी, देहात गई थी, कल ही आई। आपके पति की आंखों में क्या कुछ तकलीफ हो गई है? रीना बिना जड़ खोदे मानेगी थोड़े ही। रमा को जी में आ रहा था कि उसे चाटा कस दे। इनकी तकलीफ तो बहुत पुरानी है। वह हंसी और उसकी अम्लान हंसी रमा को बड़ी प्यारी लगी। तो क्या आपके विवाह के पूर्व से ही? रीना ने अपने निर्लज्ज अधूरे प्रश्न में भी अपनी जिज्ञासा स्पष्ट कर दी। चतुर युवती ने उसके कौतूहल को समझ लिया। वह उदासी से हंसी। हाँ, मेरी सगाई होती एक वायरस इन्फेक्शन है, मैं इनकी दोनों आंखें जाती रही हैं। अच्छा अब चलूँ, देर हो रही है। उसने नमस्कार की मुद्रा में अपनी हथेलियाँ जोड़ी भी नहीं थी कि कौतूहल प्रिया रीना ने अपने क्रूर प्रश्न की अंतिम गोली दाग ही दी। क्या आपका परिचय इनसे विवाह से पूर्व था? प्रश्न स्पष्ट था, अर्थात ऐसे सुदर्शन व्यक्ति को विवाह के पूर्व हृदय सौंपकर क्या आप समय रहते वापस नहीं ले पाए? नहीं। सरल स्वच्छ स्मित से उसका सांवला चेहरा दीप्त हो गया। हमारे समाज में तो पति से परिचय विवाह से पहले नहीं बाद में होता है, और फिर मैंने तो इनका कभी नाम भी नहीं सुना था। पर जब सगाई हो ही गई थी तब तोड़ने से लाभ ही क्या था। मेरे पिताजी की भी इच्छा नहीं थी कि मैं विवाह हो, पर मैंने ही जिद की। अच्छा अब चलूं? वह द्वार बंद कर चटपट सीढ़ियां उतर गई। रमा को लगा वह ताड़ सी लंबी सांवली युवती बदसूरत नहीं,
संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है। अंधे विवश पति का हाथ थामने के लिए उस त्यागमयी गांधारी ने स्वेच्छा से ही अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी। दोनों सखियां सोच रही थी कि वे दोनों कितनी तुच्छ थी, कितनी तुच्छ।